क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाजार गए किसी एक चीज के लिए और वापस आए ढेर सारा ऐसा सामान लेकर जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी? बिल्कुल, ऐसा तो अक्सर होता ही है। हाँ, और बाद में समझ नहीं आता कि वो सामान खरीदा ही क्यों। तो आज की इस गहन चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम इसी बात की तह तक जाने वाले हैं, हमारे पास जो नोट्स हैं, जो कि खास तौर पर हमारे एक लिसनर ने भेजे हैं। सही कहा। उन्होंने हमें सिलेबस विद रोहित के एक यूट्यूब वीडियो इन्फ्लुएंस का ट्रांसक्रिप्ट भेजा है। और सच कहूं तो इसे पढ़ने के बाद मेरा तो चीजों को खरीदने और लोगों से बात करने का नजरिया ही बदल गया है। ये नोट्स वाकई आंखें खोलने वाले हैं। हमारा आज का मिशन यही है कि हम इंसानी व्यवहार और दूसरों से अपनी बात मनवाने के इस पूरे मनोविज्ञान को डिकोड करें। वो क्या छिपे हुए बटन है जिन्हें दबाकर लोग हमारी हाँ हासिल कर लेते हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि जो लोग इस खेल में माहिर होते हैं, जैसे कोई चतुर सेल्समैन हो या विज्ञापन बनाने वाले, वो असल में हमारे दिमाग के कुछ तय पैटर्न्स का फायदा उठाते हैं। तो ये पैटर्न्स मतलब? मनोविज्ञान में इसे बटन दबाओ और टेप चालू कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो क्लिक वेयर रिस्पॉन्स। अरे हाँ, वो टर्की पक्षी वाला उदाहरण मुझे तो पढ़कर लगा कि प्रकृति ने जानवरों के दिमाग में कैसी कोडिंग कर रखी है। बिल्कुल, वो टर्की पक्षी की माँ का उदाहरण इस पूरे मनोविज्ञान की नींव है। देखिए, एक टर्की माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उसकी वो ममता सिर्फ एक आवाज से ट्रिगर होती है। एकदम सही। उसके बच्चों की वो खास ची ची की आवाज, बच्चे कैसे दिखते हैं, उनकी गंध कैसी है, इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वैज्ञानिकों ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने टर्की के सबसे बड़े दुश्मन एक नेवले का पुतला उसके सामने रख दिया। और जाहिर है टर्की ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। हाँ, जो कि एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब उस पुतले के अंदर एक टेप रिकॉर्डर से टर्की के बच्चों की वही चीची वाली आवाज बजाई जाती है। और पता है क्या होता है? वो टर्की माँ न सिर्फ उस दुश्मन नेवले के पुतले को अपने पास आने देती है, बल्कि उसे अपने पंखों के नीचे गले से लगा लेती है। बाप रे! और आवाज बंद होते ही वो वापस उस पर हमला कर देती है। देखने में तो लगता है कि ये पक्षी कितने नासमझ हैं। सिर्फ एक आवाज से बेवकूफ बन गए। एक मशीन की तरह बटन दबाया और टेप चालू। हाँ, बाहर से देखने पर वो एक मशीन जैसी लग सकती है, लेकिन अगर हम इस बात को बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इंसानी दिमाग भी इससे बहुत अलग नहीं है। हमारे दिमाग में भी ऐसे ही अदृश्य बटन फिट हैं। तो क्या हम भी सिर्फ एक आवाज या इशारे पर किसी पुतले को गले लगा लेते हैं? हम पुतले तो गले नहीं लगाते, लेकिन हम अपनी जेबें जरूर खाली कर देते हैं। वो कैसे? देखिए, इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारे पास हर फैसले को नापने तौलने का समय या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। इसलिए हमारा दिमाग काम को आसान बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट बना लेता है। अच्छा, वो गहनों की दुकान वाला किस्सा इसी शॉर्टकट का एक बेहतरीन नमूना। हाँ, वो बुटीक वाला किस्सा, जहाँ फिरोजा के कुछ पत्थर रखे थे जो किसी भी तरह बिक नहीं रहे थे। मालकिन परेशान थी, तो उसने अपनी मैनेजर के लिए एक नोट छोड़ा कि इन पत्थरों की कीमत आधी कर दो, मतलब 12 लिख दिया। लेकिन मैनेजर ने जल्दबाजी में उस 12 को 2 पढ़ लिया। हाँ, उसने सारे पत्थरों पर दुगनी कीमत के टैग लगा दिए। और कमाल की बात यह है कि वो सारे पत्थर कुछ ही दिनों में बिक गए, वो भी दुगनी कीमत पर। ऐसा कैसे हो गया? इसके पीछे काम कर रहा था दिमाग का एक बहुत ही आम शॉर्टकट, महंगा यानी अच्छा। महंगा यानी अच्छा, बिल्कुल। जो टूरिस्ट उस बुटीक में आए थे, उन्हें पत्थरों की असली क्वालिटी की कोई पहचान नहीं थी। उनके दिमाग में बस एक नियम फिक्स था कि अगर कोई चीज महंगी है तो उसकी क्वालिटी भी शानदार ही होगी। कीमत ने उनके लिए क्वालिटी के बटन का काम किया। सोचने वाली बात है कि हम खुद भी तो अक्सर यही करते हैं। अगर किसी चीज के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है तो हम उसकी कीमत देखकर ही उसकी अहमियत तय कर लेते हैं। सही कहा। लेकिन सिर्फ कीमत ही नहीं, शब्दों का खेल भी तो कुछ ऐसा ही है। वो फोटोकॉपी मशीन वाला प्रयोग मुझे बहुत मजेदार लगा। हाँ, हार्वर्ड की एक मनोवैज्ञानिक ने वो प्रयोग किया था। उन्होंने देखा कि जब एक लड़की ने फोटोकॉपी की लाइन में खड़े लोगों से जाकर कहा, माफ कीजिएगा, मेरे पास 5 पेज हैं, क्या मैं मशीन इस्तेमाल कर लूं क्योंकि मुझे फोटोकॉपी करानी है? और 93% लोगों ने उसे लाइन में आगे आने दिया। हाँ, 93%। जबकि अगर लॉजिकली सोचें तो लाइन में खड़े हर इंसान को फोटोकॉपी करानी होती है। वहां कोई कॉफी पीने तो खड़ा नहीं था। बिल्कुल। दिमाग का टेप चालू हो गया कि इसके पास कोई जायज वजह होगी।
इसी तरह हमारे दिमाग की एक और कमजोरी है, जिसे कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल या फर्क का सिद्धांत कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल? हाँ, ये तब काम करता है जब हमारे सामने दो चीजें एक के बाद एक पेश की जाती हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स का वो जाल, मैंने नोट्स में पढ़ा था। वो पहले जानबूझकर ऐसे घर दिखाते हैं जो बहुत महंगे होते हैं और हालत में भी खस्ता होता है। पहले तो मुझे लगा कि ये अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। असल में वो वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होते, वो ग्राहकों का दिमाग सेट कर रहे होते हैं। उन खराब और महंगे घरों को सेटअप प्रॉपर्टी कहा जाता है। ओहो। जब ग्राहक उन घरों को देखकर पूरी तरह निराश हो जाता है, तब डीलर उन्हें वो साधारण सा घर दिखाता है जो वो असल में बेचना चाहता था। और फिर वो साधारण घर उन खराब घरों की तुलना में अचानक एक शानदार महल जैसा लगने लगता है। और उसकी कीमत भी बहुत वाजिब लगने लगती है। कपड़ों की दुकानों में भी यही फंडा चलता है। अगर एक सूट खरीदने गए हैं और सेल्समैन पहले 10,000 रुपए का सूट दिखाता है, तो उसके बाद 2,000 रुपए का स्वेटर बहुत सस्ता लगने लगता है कि बहुत समझदारी से फैसला लिया है, लेकिन असल में उस कंट्रास्ट ने फैसला बदल दिया था। ये शॉर्टकट्स तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान हम पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है, तब मामला और गंभीर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। नोट्स में लेन देन के चक्कर यानी रेसिप्रोकेशन पर जो बात कही गई है, वो इंसानों के बीच काम करने वाले सबसे ताकतवर नियमों में से एक लगता है। ये नियम हमारे सामाजिक ढांचे की रीढ़ है। इंसानों ने एक दूसरे की मदद करके ही तरक्की की है। इसलिए हमारे अंदर गहराई तक ये बात बैठी है कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें उसका एहसान चुकाना ही होगा। एहसानमंद होना अच्छी बात है, लेकिन ये एहसान का बोझ कई बार ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो हम कभी लेना ही नहीं चाहते थे। इथियोपिया और मेक्सिको का वो 1985 का उदाहरण इस नियम की ताकत को बहुत गहराई से समझाता है। वो वाकया सच में दिल छू लेने वाला था। 1985 में इथियोपिया की हालत बेहद खराब थी। भयंकर अकाल पड़ा था, लोग भूखमरी से मर रहे थे, देश पूरी तरह से तबाह था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी इथियोपिया के रेड क्रॉस ने मेक्सिको में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए $5,000 की मदद भेजी। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक देश जो खुद दाने दाने को मोहताज है, वो किसी और को पैसे क्यों भेजेगा। वही तो। उसकी वजह 50 साल पुरानी एक घटना में छुपी थी। 1935 में जब इटली ने इथियोपिया पर हमला किया था, तब मेक्सिको ने उनकी कूटनैतिक मदद की थी। 50 साल का लंबा वक्त बीत चुका था। इथियोपिया खुद अकाल की मार झेल रहा था, लेकिन वो पुराना एहसान उनके दिमाग पर इतना हावी था कि उन्हें वो चुकाना ही पड़ा। ये तो एक बेहद भावुक और निस्वार्थ उदाहरण है, लेकिन यही नियम तब खतरनाक हो जाता है जब मार्केटिंग वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। हरे कृष्ण समाज वाला किस्सा याद है? हाँ, जब वो सिर्फ चंदा मांगते थे तो लोगों ने इग्नोर कर देते थे। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो एयरपोर्ट या भीड़-भाड़ वाले जगहों पर लोगों को चंदा मांगने से पहले एक फूल पकड़ाने लगे। और जैसे ही वो फूल लोगों के हाथ में जाता था, उन पर एहसान का एक मनोवैज्ञानिक बोझ डल जाता था। लोग कहते कि उन्हें फूल नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते कि ये हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। और इसके तुरंत बाद वो चंदा मांगते। लोग उस फूल को लेकर चिढ़ जाते थे, उसे थोड़ी दूर जाके कूड़ेदान में फेंक देते थे, लेकिन फिर भी अपनी जेब से पैसे निकालकर चंदा जरूर देते थे। सुपरमार्केट में जो फ्री सैंपल मिलते हैं, वो भी तो इसी साइकोलॉजी पे काम करते हैं। एकदम सही पकड़ा। आपने मुफ्त का पनीर चख लिया, अब आप चुपचाप वहां से खिसक नहीं सकते। अंदर से एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती है और हम वो पूरा पैकेट खरीद लेते हैं। लेकिन इस लेन देन के नियम का एक और डार्क वर्जन है, जिसे बड़ा मांगो फिर पीछे हटो या रिजेक्शन देन रिट्रीट कहा जाता है। ये नेगोशिएशन की दुनिया का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसमें सामने वाले से पहले एक ऐसी मांग की जाती है जिसे वो यकीनन ठुकरा देगा, और जब वो मना कर देता है तब मांग कम कर दी जाती है और वो चीज मांगी जाती है जो असल में चाहिए थी। जैसे वो सड़क पर सर्कस का टिकट बेचने वाला 11 साल का बच्चा। वो पहले $5 का टिकट बेचने की कोशिश करता है। जब सामने वाला मना कर देता है तो बच्चा एक कदम पीछे हटता है और कहता है, कोई बात नहीं, तो क्या आप $1 की ये चॉकलेट खरीदेंगे? सामने वाले को लगता है कि बच्चे ने अपनी मांग कम कर दी है, उसने समझौता किया है, तो अब मुझे भी थोड़ा झुकना चाहिए। और वो इंसान वो चॉकलेट खरीद लेता है जो उसे खानी ही नहीं थी। ये तकनीक कितनी प्रभावशाली है, इसे समझने के लिए अमेरिका के वाटरगेट स्कैंडल को देखना चाहिए। रिचर्ड निक्सन की सरकार में जी गॉर्डन लिडी नाम का एक आदमी $10 लाख का एक जासूसी प्लान लेकर आया। $10 लाख? हाँ, ये प्लान इतना बेतुका और जोखिम भरा था कि इसमें अपहरण से लेकर ब्लैकमेलिंग तक सब कुछ शामिल था। जब इसे खारिज कर दिया गया तो वो $5 लाख का प्लान लाया, वो भी खारिज हो गया। अंत में वो $2.5 लाख का प्लान लेकर आया।
और निक्सन के सलाहकारों ने उस 2.5 लाख के प्लान को हरी झंडी दे दी। बिल्कुल। जो प्लान किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए था, वो सिर्फ इसलिए पास हो गया क्योंकि लीडी बार बार अपनी मांग कम कर रहा था। उन्हें लगा कि 10 लाख के मुकाबले 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं है। इसी एक बेवकूफी भरे नेगोशिएशन ने अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी छीन ली। तो सवाल यह है कि इस एहसान के जाल से कैसे निकलें? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हमें अपने दिमाग के नजरिए को बदलना होगा। जब कोई सेल्समैन कोई फ्री सैंपल दे या कोई अप्रत्याशित छूट दे तो उसे तोहफा या एहसान मानना बंद कर दें। तो उसे क्या माने? उसे एक सेल्स की चाल के रूप में देखें। सामाजिक नियम ये कहता है कि एहसान का बदला एहसान से दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी की चालाकी का बदला तोहफे से या अपनी जेब खाली करके देने का कोई नियम नहीं है। ये सोचने का नजरिया वाकई कारगर हो सकता है। चालाकी को चालाकी की तरह ही देखना चाहिए। अच्छा, लेन देन के इस दबाव से तो हम बच सकते हैं, लेकिन क्या हो जब इंसान खुद ही अपने बुने जाल में फंस जाए? मतलब? मेरा मतलब है जब हम खुद से कोई वादा कर लेते हैं। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का सिद्धांत तो यही कहता है ना कि इंसान एक बार जो कह दे फिर वो खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हम सब चाहते हैं कि हमारे विचारों, बातों और कामों में एक तालमेल हो। अगर हम बार बार अपनी बातें बदलेंगे तो समाज हमें अस्थिर या झूठा मानेगा। ये बात तो है। इसलिए एक बार जब हम किसी चीज पर स्टैंड ले लेते हैं तो हम उस पर टिके रहना चाहते हैं। घुड़दौड़ के मैदान में हुए एक अध्ययन में देखा गया कि टिकट खरीदने से ठीक 1 मिनट पहले लोगों को अपने घोड़े की जीत पर कोई खास भरोसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही पैसे देकर वो टिकट उनके हाथ में आता है, अचानक उनका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि उनका घोड़ा ही जीतेगा। जबकि घोड़े की रेस जीतने की क्षमता में उस 1 मिनट में कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव सिर्फ उनके कमिटमेंट में आया है। और सिर्फ पैसे का ही कमिटमेंट नहीं। न्यूयॉर्क के एक समुद्र तट पर जो प्रयोग हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। वो रेडियो वाला प्रयोग। वहां एक रिसर्चर ने अपना रेडियो तौलिए पर रखा और समुद्र में नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा रिसर्चर चोर बनकर आया और उस रेडियो को उठाकर भागने लगा। और वहां मौजूद 20 में से सिर्फ 4 लोगों ने उस चोर को रोकने की कोशिश की। बाकी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इस प्रयोग में एक छोटा सा बदलाव किया गया तो नतीजे पूरी तरह पलट गए। इस बार नहाने जाने से पहले उस आदमी ने अपने बगल में बैठे अजनबी से सिर्फ इतना कहा, क्या आप जरा मेरे सामान का ध्यान रखेंगे? और उस अजनबी ने हाँ कह दिया। बस इस बार जब चोर रेडियो लेकर भागा तो 20 में से 19 लोग उसके पीछे भागे। उन्होंने चोर को पकड़ा, उसे धक्का दिया और अपना रेडियो वापस छीना। सिर्फ एक छोटे से हाँ के कमिटमेंट ने आम लोगों को सिक्योरिटी गार्ड में बदल दिया। इस हाँ की ताकत को खिलौना कंपनियां बहुत अच्छी तरह समझती हैं। क्रिसमस के वक्त वो एक बहुत ही आकर्षक खिलौने का विज्ञापन टीवी पर चलाती हैं। बच्चे उसे देखकर जिद करते हैं और माता पिता वादा कर देते हैं कि वो क्रिसमस पर उन्हें वही खिलौना दिलाएंगे। और फिर कंपनियां जानबूझकर उस खिलौने की सप्लाई बाजार में कम कर देती हैं। और फिर शुरू होता है असली खेल। माता पिता बाजार जाते हैं, वो खिलौना मिलता नहीं है तो उन्हें मजबूरी में कोई दूसरा महंगा खिलौना खरीदकर बच्चे को देना पड़ता है। क्रिसमस बीत जाता है। जनवरी में वो कंपनी फिर से उसी खिलौने का विज्ञापन धड़ल्ले से चलाने लगती है। बच्चा फिर याद दिलाता है, आपने तो वादा किया था। और वादे के पक्के माता पिता दोबारा बाजार जाते हैं और वो खिलौना खरीद लाते हैं। मतलब कंपनी ने एक वादे के दम पर 2 महंगे खिलौने बेच दिए। बिल्कुल। और मार्केटिंग से भी ज्यादा खतरनाक इसका इस्तेमाल ब्रेन वॉशिंग में होता है। कोरियाई युद्ध के दौरान चीन की जेलों में अमेरिकी कैदियों के साथ यही किया गया था। चीनी सैनिक उन कैदियों से कोई बड़ा देशद्रोह नहीं करवाते थे, वो बस उनसे इतना लिखवाते थे कि अमेरिका परफेक्ट नहीं है या अमेरिका की कुछ छोटी मोटी कमियों की लिस्ट बनवाते थे। सुनने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है। इसमें कोई राज खोलने वाली बात तो है नहीं। यही तो मनोविज्ञान का खेल है। जब कोई इंसान अपने हाथ से कुछ लिख देता है तो उसका दिमाग उस लिखी हुई बात को उसका अपना कमिटमेंट मान लेता है। अच्छा। धीरे धीरे वो कैदी खुद को चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा के करीब महसूस करने लगे। लिखने की प्रक्रिया इंसान के अंदरूनी विश्वास को बदल देती है। अरे बाप रे। तो अगर कोई चालाकी से हमसे कोई छोटा वादा ले रहा हो तो खुद को कैसे रोका जाए? हमारा शरीर हमें इसके संकेत देता है। पहला है पेट की मरोड़। पेट की मरोड़? हाँ, जब अचानक महसूस हो कि सामने वाला अपनी ही बातों में फंसा रहा है और मजबूर होकर हाँ कहने पड़ रही है, तो पेट में एक हल्की सी ऐंठन महसूस होती है। उस वक्त सीधे कह देना चाहिए कि मैं इस दबाव में आकर फैसला नहीं लूंगा। और दूसरा संकेत?
दूसरा संकेत हमारे दिल के एकदम अंदर से आता है। जब कंफ्यूज हो तो खुद से पूछें, आज जो मुझे पता है, अगर मैं वक्त में पीछे जा सकूं तो क्या मैं फिर से यही फैसला लूंगा? जो पहली फीलिंग आए वही सच्चा जवाब है। ये दिल की आवाज वाली बात बहुत गहरी है, लेकिन कई बार हम अपने दिल की आवाज सुनने के बजाय ये देखने लगते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जिसे हम भेड़ चाल या सोशल प्रूफ कहते हैं। बिल्कुल। हमारी ये धारणा कि अगर इतने सारे लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। टीवी के कॉमेडी शो में जो नकली हंसी या कैंड लाफ्टर बचती है, वो इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। हर कोई जानता है कि वो हंसी नकलीले, किसी को वो पसंद भी नहीं आती। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि नकली हंसी बजने पर लोग बुरे जोक्स पर भी ज्यादा देर तक और ज्यादा खुलकर हंसते हैं। हमारा दिमाग ये सोचता है कि अगर बाकी लोग हंस रहे हैं तो मतलब ये जोक हंसने लायक ही होगा। सही कहा। ये हंसी मजाक तक तो ठीक है, लेकिन नोट्स में एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये कि अनिश्चितता के माहौल में ये भेड़ चाल कितनी खतरनाक हो सकती है। न्यूयॉर्क की कैथरीन जेनोविच का वो केस पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो अपराध मनोविज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही काला पन्ना है। रात के वक्त एक हत्यारे ने कैथरीन पर सड़क पर हमला किया। वो 35 मिनट तक उसे मारता रहा। वो चीखती रही, मदद मांगती रही। आसपास की इमारतों में रहने वाले 38 पड़ोसियों ने अपनी खिड़कियों से ये सब देखा। और 35 मिनट तक किसी एक ने भी पुलिस को फोन नहीं किया? किसी ने नहीं किया। कोई भी ये सुनेगा तो ये कहेगा कि इंसानियत खत्म हो गई है, लोग कितने पत्थर दिल हो गए हैं। उस वक्त अखबारों ने भी यही छापा था, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने जब इसकी गहराई से जांच की तो वजह कुछ और निकली। बात पत्थर दिल होने की नहीं थी, बात सोशल प्रूफ और जिम्मेदारी के बंटवारे की थी। जिम्मेदारी का बंटवारा? हाँ, हर किसी ने खिड़की से देखा कि बाकी पड़ोसी भी देख रहे हैं। जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो लोगों को लगा कि शायद मामला इतना गंभीर नहीं है, शायद ये कोई पति पत्नी का झगड़ा है, और अगर गंभीर है भी तो किसी और ने तो पुलिस को फोन कर ही दिया होगा। भीड़ में हर किसी को लगता है कि पहला कदम कोई और उठाएगा। बिल्कुल। इसे शायद प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं, जहां हर कोई सोच रहा है कि किसी और को ज्यादा पता होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में मान लीजिए अगर कोई सच में सड़क पर घायल पड़ा है या उसे हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो अपनी जान कैसे बचाए? ये एक ऐसा उपाय है जो सच में किसी की जान बचा सकता है। अगर भीड़ में फंसे हैं और मदद चाहिए तो कभी भी हवा में कोई मेरी मदद करो कहकर नहीं चिल्लाना चाहिए। उससे क्या होगा? सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताकेंगे। इसके बजाय भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को चुनना चाहिए, उसकी तरफ उंगली उठाइए और सीधे कहिए, आप नीली कमीज वाले भाई साहब, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए। इससे वो अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे ही एक व्यक्ति को काम सौंपा, वो भीड़ चाल के सम्मोहन से बाहर आ जाता है, उसकी जिम्मेदारी तय हो जाती है, और जैसे ही वो एक आदमी मदद के लिए आगे बढ़ेगा तो सोशल प्रूफ का नियम उल्टी दिशा में काम करने लगेगा। उसे मदद करता देख बाकी की भीड़ भी तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ेगी। क्या बात है! मतलब सिर्फ बात कहने का तरीका बदलने से जिंदगी बच सकती है। अच्छा, लोगों के बर्ताव को प्रभावित करने वाला एक और बहुत सीधा सा नियम है, पसंद और नापसंद का सिद्धांत, यानी लाइकिंग। हम उन लोगों की बात बहुत जल्दी मानने लगते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। टप्परवेयर पार्टी का कॉन्सेप्ट इसी पे खड़ा है ना। वहां कोई अनजान सेल्समैन दरवाजे पर आकर डिब्बे नहीं बेचता, बल्कि आपकी कोई दोस्त अपने घर पर पार्टी रखती है। और जब दोस्त कुछ खरीदने को कहती है तो लोग उस डिब्बे की क्वालिटी या कीमत नहीं देखते, वो उस रिश्ते को देखते हैं। लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं खरीदा तो दोस्त को बुरा लगेगा। तपोवह ने सिर्फ दोस्ती के इस दबाव को एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया। और अगर कोई अनजान इंसान भी एहसास दिला दे कि वो हमें पसंद करता है, तो वो भी कुछ भी बेच सकता है। जो गिरार्ड नामक उस कार सेल्समैन की कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। वो दुनिया का सबसे महान कार सेल्समैन माना जाता था। और उसकी सफलता का राज पता है क्या था? वो हर महीने अपने 13,000 से ज्यादा ग्राहकों को एक ग्रीटिंग कार्ड भेजता था, जिस पर बस एक ही बात लिखी होती थी, आई लव यू। सुनने में कितना अजीब लगता है कि कोई सिर्फ एक कार्ड पर झूठी तारीफ लिखकर करोड़ों की कारें बेच सकता है, लेकिन इंसानी दिमाग तारीफ का भूखा होता है। भले ही पता हो कि सामने वाला अपना फायदा निकालने के लिए तारीफ कर रहा है, फिर भी दिमाग उस तारीफ को सच मानकर खुश हो जाता है। हम उस इंसान को पसंद करने लगते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, हेलो इफेक्ट। अगर कोई इंसान दिखने में सुंदर या आकर्षक है तो दिमाग एक शॉर्टकट लेता है और मान लेता है कि ये इंसान दयालु, ईमानदार और अक्लमंद भी होगा। इसके साथ ही समानता भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर कोई सेल्समैन कहे कि अरे
आप भी उसी शहर के हैं जहां का मैं हूं, तो अचानक वो अपना सा लगने लगता है। और एक एसोसिएशन या साथ का असर भी होता है। हम उन चीजों को पसंद या नापसंद करने लगते हैं जो किसी अच्छी या बुरी चीज के साथ जुड़ी होती हैं। हाँ, वो टीवी पर मौसम की जानकारी देने वाले एंकर का किस्सा। जब भी मौसम खराब होता था, बाढ़ आती थी या बारिश होती थी, तो लोग उस एंकर को गालियां देते थे। उसे जान से मारने की धमकियां मिलती थी। जबकि मौसम खराब करने में उस बेचारे का क्या हाथ? वो तो सिर्फ खबर पढ़ रहा था, वही तो। लेकिन वो उस बुरी खबर के साथ जुड़ा हुआ था। लोग उस खबर का गुस्सा उस एंकर पर निकाल रहे थे। इसी एसोसिएशन के नियम का इस्तेमाल करके विज्ञापन बनाने वाले चमचमाती कारों के साथ खूबसूरत मॉडल्स को खड़ा करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि मॉडल को देखकर जो पॉजिटिव फीलिंग आती है, वो फीलिंग उस कार के साथ जुड़ जाए। तो इसका बचाव तो यही हो सकता है कि इंसान और उसके द्वारा बेची जा रही चीज को बिल्कुल अलग अलग करके देखा जाए। और अगर कोई सेल्समैन जरूरत से ज्यादा पसंद आ रहा है, तो 1 मिनट रुकें और सोचें कि घर वो सेल्समैन लेकर नहीं जाना है, वो गाड़ी या वो प्रोडक्ट लेकर जाना है। बिल्कुल सही अप्रोच है। चलिए अब हम इस पूरी साइकोलॉजी के आखिरी 2 अहम हिस्सों पर आते हैं। अथॉरिटी यानी बड़े आदमी का प्रभाव, और स्कैसिटी यानी आखिरी मौका। अथॉरिटी की बात करें तो प्रोफेसर मिलग्रम का वो एक्सपेरिमेंट इस बात का डरावना सबूत है कि लोग अथॉरिटी के सामने कैसे अपना दिमाग बंद कर लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में आम लोगों को एक लैब में बुलाया गया था। एक रिसर्चर जिसने सफेद कोट पहना हुआ था, वो उन लोगों से कह रहा था कि बगल वाले कमरे में बैठे इंसान को सवाल का गलत जवाब देने पर बिजली का झटका दो। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि जैसे जैसे झटके का वोल्टेज बढ़ता गया, 450 वोल्ट तक पहुंच गया, जो कि जानलेवा होता है, फिर भी लोग वो बटन दबाते रहे। अंदर से उस इंसान की चीखें आ रही थी। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि सफेद कोट पहने हुए एक अथॉरिटी फिगर ने कहा कि एक्सपेरिमेंट जारी रखना होगा, लोगों ने अपनी इंसानियत किनारे रख दी। बचपन से दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि बड़ों की, एक्सपर्ट्स की या वर्दी वालों की बात माननी चाहिए। ये समाज चलाने के लिए जरूरी भी है। जरूरी है, लेकिन इसका अंधा अनुपालन बहुत खतरनाक हो सकता है। अस्पतालों में कई बार मरीजों की जान इसी वजह से जोखिम में पड़ जाती है। वो आर वाला किस्सा बहुत हास्यास्पद है, लेकिन अगर मरीज के नजरिए से सोचें तो बेहद गंभीर है। डॉक्टर ने मरीज के दाहिने कान यानी राइट ईयर में इन्फेक्शन की दवा डालने का पर्चा लिखा, लेकिन उसने शॉर्टकट में आर ईयर लिख दिया। और जो ड्यूटी पर नर्स थी, उसने उस आर ईयर को रियर यानी शरीर का पिछला हिस्सा पढ़ लिया। उसने कान की दवा मरीज के बिल्कुल गलत हिस्से में डाल दी। न तो नर्स ने एक बार डॉक्टर से क्रॉस चेक किया, और न ही मरीज ने पूछा कि कान की बीमारी के लिए वहां दवा क्यों डाली जा रही है। क्योंकि हुक्म एक डॉक्टर का था, तो किसी ने उस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। कमाल है। और इस अथॉरिटी के साथ अगर आखिरी मौका यानी स्केर्सिटी का तड़का लग जाए, तो इंसान पूरी तरह बेबस हो जाता है। जब लगता है कि कोई चीज हाथ से निकलने वाली है, तो वो चीज अचानक बहुत कीमती लगने लगती है, क्योंकि इंसान अपनी आजादी छीनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे रोमियो जूलियट असर भी कहते हैं। जब परिवारों ने रोमियो और जूलियट के मिलने पर पाबंदी लगाई, तो उनका प्यार कम होने के बजाय और ज्यादा परवान चढ़ गया। पाबंदी या कमी किसी भी चीज की चाहत को बढ़ा देती है। मॉर्मन मंदिर का वो किस्सा इसका सटीक उदाहरण है। हाँ, एक इंसान जो शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी उस मंदिर के अंदर नहीं गया, उसे अचानक पता चलता है कि मंदिर का एक खास हिस्सा हमेशा के लिए आम लोगों के लिए बंद होने वाला है। तो वो सारे काम छोड़कर सिर्फ उसे देखने के लिए बेताब हो जाता है। शोरूम में फ्रिज बेचते वक्त सेल्समैन भी तो यही कहते हैं, सर ये इस मॉडल का आखिरी पीस बचा है और पीछे से सप्लाई भी बंद है। ये सुनते ही जो ग्राहक से फ्रिज देखने आया था, वो तुरंत कार्ड निकालकर पेमेंट कर देता है। इससे बचने के लिए बस एक छोटा सा सवाल खुद से पूछना होता है। मान लीजिए कोई बिस्किट खा रहे हैं जो डिब्बे का आखिरी बिस्किट है, क्या वो बिस्किट इसलिए ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि वो आखिरी है? नहीं ना। किसी चीज की कमी होने से उस चीज की क्वालिटी, उसका स्वाद या उसका काम करने का तरीका नहीं बदल जाता। कोई चीज सिर्फ इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वो खत्म हो रही है, बल्कि इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि उसकी जरूरत है। तो अगर हम इन सारे नोट्स और पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन 6 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के जाल से घिरे हुए हैं। शॉर्टकट्स, लेन देन का दबाव, अपने वादों में बन जाना, भेड़चाल में चलना, पसंद नापसंद और अथॉरिटी के आगे झुक जाना। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इन छिपे हुए बटनों को पहचान लें, तो इस ऑटोमेटिक मोड से बाहर आ सकते हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। जब इन चालों को समझने लगते हैं, तो बिना किसी दबाव के अपनी शर्तों पर फैसले लेने के काबिल बन जाते हैं।
लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़कर जाएं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। तो जरा इस बारे में सोचिए। हमने इंसानों की, सेल्समैन की और विज्ञापनदाताओं की चालें तो बहुत अच्छे से समझ ली, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में जब फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो क्या सच में अपनी मर्जी से कोई क्लिक कर रहे हैं? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इंसानों से भी कहीं ज्यादा डेटा है। उन्हें हमारे हर एक बटन की पहचान है। वो इन्हीं 6 सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग को हर सेकंड हैक कर रहे हैं। क्या हम तकनीक के हाथों एक ऐसे टॉकी पक्षी बनते जा रहे हैं जिसका टेप हर बार बिना छूके चालू हो जाता है? ये सवाल तो सच में रातों की नींद उड़ा सकता है। क्या हम वाकई आजाद है या कोई एल्गोरिदम हमारा रिमोट कंट्रोल पकड़े बैठा है? खैर, इस सवाल का जवाब तो खुद ही खोजना होगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन नोट्स को भेजने वाले हमारे लिसनर का बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा सतर्क रहिए, अपने फैसलों पर सवाल उठाते रहिए और सुनते रहिए।